हेलो एवरीवन, आप सभी का पुनः स्वागत है मेरा क्लासेस के फुटान बैच में। मैं हूं सुजाता। जैसा कि आपको पता है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चला रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। तो पिछले लेक्चर में हमने दो लेक्चर इसके कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने 22 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। लाइक जो 2017 एंड 2022 के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, और भी रिमेनिंग क्वेश्चन है जो आज हम देखेंगे। और प्रीवियस ईयर जितने भी सेट में पेपर आए हैं, लाइक थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में, वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि जो सब्जेक्ट है हमारा थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ये आपके सिलेबस में यूनिट 5 दिया हुआ है। और हम सॉल्यूशन के साथ साथ इसकी जो थ्योरी है उसे भी हम बताते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। और उसके साथ में जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है उसे भी बताते हैं, जिससे उससे रिलेटेड कोई भी अगर फर्दर एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन आते हैं तो उसे आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अभी जैसा कि हमारे कोर्स पर ऑफर चल रहा है, लाइक 50% ऑफर चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा क्लासेस आपको क्या-क्या फैसिलिटी दे रहा है। तो लाइक आपकी सिर्फ फी है 1499। तो जैसे कि आपको पता है, जैसे हमने फी अभी ऑफर चल रहा है तो 1499 है। तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और ये हमारा मीन्स हमारे ऐप को गूगल प्ले से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर जो भी डेमो वीडियो है उसे देख सकते हैं। इसके अलावा और भी सारे सोशल मीडिया है जहाँ आप विजिट कर सकते हैं। और जो भी जानकारी आपको चाहिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्हाट्सएप लिंक भी है, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो आपको क्या-क्या फैसिलिटी दी जा रही है, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, जिसे आप किसी भी समय सुन सकते हैं, कहीं पर भी देख सकते हैं। विशेषकर जॉब वाले के लिए काफ़ी सुविधाजनक है। ये आपको 24 आवर उपलब्ध रहेगा, और साथ में आपके रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसके बाद लाइव लेक्चर है, डाउट सेशन होगा, और आपको शॉर्ट्स नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं ओनली 1499 में। और आपको लाइक 7 to 8,000 MCQ दिए जा रहे हैं। 5,000 पहले हमने रखा हुआ था, अभी इसको इंक्रीज कर दिया हुआ है। तो लाइक 8,000 MCQ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और प्रश्नों का जो भी वे है उसको समझ पाएंगे आप। आपको तैयारी का पता चलेगा, आप अपनी कमियां सुधार पाएंगे, और जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। पीवाईक्यू क्वेश्चन तो हम करा ही रहे हैं, जो आप टॉपिक वाइज पर ज़्यादा ध्यान देंगे। जैसे हर सब्जेक्ट वाइज हमने ये सीरीज चलाई हुई है। तो ये है हमारा ऑफर, जो कि काफ़ी लिमिट समय के लिए है। तो हम देख रहे थे, लाइक हमने 22 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो हम देखते हैं 23 क्वेश्चन क्या है आपका। तो 23 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टू स्टार्स ए एंड बी रेडिएट मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ 480 नैनोमीटर एंड 640 नैनोमीटर रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ देयर टेम्परेचर TA अपॉन TB विल बी। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया गया है और आपको क्या निकालना है। आपको रेशियो निकालना है टेम्परेचर का, जो दो स्टार्स के लिए दिया हुआ है। मीन्स आपको निकालना है TA ओवर TB। तो देखिए, इसको निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है वो क्या है, ठीक है। तो आपका विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है लेमडा टी इक्वल कांस्टेंट। ओके, या समटाइम इट्स कॉल्ड लेमडा टी
इक्वल बी। और आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट स्टार ए के लिए जो आपका मैक्सिमम एनर्जी के लिए जो वेवलेंथ दिया हुआ है वो आपका क्या है, लेमडा ए इक्वल 480 नैनोमीटर। तो आप नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको ये क्या मिल जाएगा, 480 इंटू 10⁻⁹ मीटर। इसी तरह से स्टार बी के लिए जो मैक्सिमम मीन्स जो आपको मैक्सिमम वेवलेंथ दिया हुआ है वो क्या है आपका 640 नैनोमीटर। इसे भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 640 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब आपको क्या करना है, फॉर स्टार वन के लिए आपको विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ लिखना है। तो आप क्या करेंगे, फॉर स्टार वन विंस लेमडा ए टी इक्वल कांस्टेंट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से फॉर स्टार सेकेंड विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ आप लिख लेंगे यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, लेमडा बी टी बी इक्वल कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप क्या लिख सकते हैं, 1 सेकेंड, टी इक्वल बी ओवर लेमडा। इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 2 आप यहाँ पर लिख लेंगे टी बी इक्वल बी ओवर लेमडा बी। ये आपका इक्वेशन 4 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है, टी अपॉन टीबी का रेशियो, तो आप कर लेंगे टी अपॉन टीबी इक्वल
TA की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, B अपान लेमडा A अपान B अपान लेमडा B। इसको सॉल्व कर लीजिए, B अपान लेमडा B इंटू सॉरी लेमडा A इंटू लेमडा B, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा अपान B। ये दोनों कांस्टेंट कट जाएंगे, आपको क्या मिल जाएगा, लेमडा B अपान लेमडा A। इनकी आप वैल्यू रख दीजिए। तो लेमडा B के लिए जो वैल्यू आई थी वो क्या है, 640 इंटू 10⁻⁹ मीटर अपान 480 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, और ये 16 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 जा 64, 16 4 जा और 16 3 जा 48। तो TA अपान TB का जो रेशियो आपको मिल गया वो क्या मिला आपको, 4/3। ओके, तो जो ये ऑप्शन इसमें से कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन B इज करेक्ट आंसर। ओके, तो अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। आप वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं, और ये हिंदी में है। इसी तरह से आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द मीन एनर्जी इन टर्म ऑफ द पार्टीशन फंक्शन z इज गिवन बाय। तो जो मीन एनर्जी होती है पार्टीशन फंक्शन के टर्म में, मीन्स z के टर्म में, वो क्या होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये आपका करेक्ट आंसर है। कभी कभी यू को यू के टर्म में, मीन्स इंटरनल जो एनर्जी होती है उसके टर्म में दिया रहता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ई हो या यू हो, तो जो आपका मीन एनर्जी टर्म होगा पार्टीशन फंक्शन के टर्म में वो क्या हो जाएगा, E इक्वल माइनस डेल ओवर डेल बी लॉग जेड, या कभी कभी हम बोल देते हैं U इक्वल माइनस डेल ओवर डेल बीटा लॉग जेड। तो ये आप ध्यान रखेंगे और इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, इसी तरह से हिंदी के लिए है, तो ये ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा गया है, फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन गैस विथ n इलेक्ट्रॉन्स एंड वॉल्यूम बी द एक्सप्रेशन फॉर फर्मी एनर्जी इज। तो जो फर्मी एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, 1/3 1/3 1/3, तो पावर नहीं होता है। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है h का t स्क्वायर ओवर 2m 3 पाई स्क्वायर n अपान b पावर 2/3। ओके, तो आप ये ध्यान रखेंगे। देखिए ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होने वाला है, आपको इतना तो याद होगा, h का t स्क्वायर अपान 2m ब्रैकेट के बाहर होता है, तो इसमें तो है नहीं, तो ये वैसे ही आप देखकर ही समझ जाते हैं। इस तरह से ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों है, इसमें आपको कंफ्यूजन होता, तो आपको याद रखना है कि जो फर्मी एनर्जी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन गैस के लिए, जिसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसका वॉल्यूम भी होता है, तो उसकी जो फर्मी एनर्जी होती है वो होती है h का t स्क्वायर 2m
ब्रैकेट 3 पाई स्क्वायर n ओवर b पावर 2/3। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, ये आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू। तो आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट होती है एट अ कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू। तो ये होती है प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के, ये प्रोपोर्शनल होती है। तो आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट होती है एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो टेम्परेचर टी के प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स दैट कि हम बोल सकते हैं कि सी भी इज प्रोपोर्शनल टू टी। तो ये आपको याद रखना है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, सी भी प्रोपोर्शनल टी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा गया है द इक्वेशन फॉर थर्मोडायनामिक प्रेशर आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, थर्मोडायनामिक प्रेशर पूछा गया है। तो आप इसे कैसे निकालेंगे, तो आपने पढ़ा है थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स, तो उसकी हेल्प से आप इसे निकाल सकते हैं। तो आपको तो पहले पता होना चाहिए थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स क्या होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिलेशन दिया गया है प्रेशर का, एक है क्या, मीन्स इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम में, वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी में, और क्या है एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी में, फिर इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर में। तो आप मोस्टली देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, एंट्रोपी एंड टेम्परेचर है। तो जो इंटरनल एनर्जी का लाइक जो टर्म आता है, मीन्स टर्म आ रहा है, मीन्स वो इंटरनल जो एनर्जी होती है थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स में, उसकी बात कर रहा होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंटरनल एनर्जी होती है थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स में, तो उसकी हेल्प से जो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स हम कैसे निकालते हैं। तो जो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स होती है इंटरनल एनर्जी के लिए, तो ये क्या होती है, डी यू इक्वल डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। और फर्दर आप इसे क्या लिख सकते हैं, हम डी क्यू को टीडीएस लिख सकते हैं और डी डब्ल्यू को पीडी भी लिख सकते हैं। क्योंकि ये जो इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है वो कहाँ से आता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि जब कोई इनफाइनाइटेसिमल हीट किसी सिस्टम को आप प्रोवाइड करेंगे, तो हीट किस में खर्च हो जाएगा, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में प्लस वर्क करने में। ओके, तो मीन्स ये वर्क करने में। तो यहाँ से हम इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं, और यहाँ पर इन्होंने ई के टर्म में दिया है, तो आप इसको डी ई भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा डी ई इक्वल टीडीएस माइनस पी डीबी। ओके, तो आपको इसे सॉल्व करने के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और जो थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, तो आपको याद होने चाहिए। और 4 होते हैं थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल्स इन अ क्लोज सिस्टम की, अभी ये बात कर रहे हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, और इसको हम कैसे इक्वेट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए।
तो देखिए आपसे पूछा गया है प्रेशर मीन्स हमें निकालना है पी। तो पी निकालना है तो पी तो कांस्टेंट होगा नहीं। डीवी मीन्स सॉरी डीवी मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट होगा नहीं और डीई के टर्म में मोस्टली दिया है, ठीक है? तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर जो एंट्रोपी है मीन्स एस को अगर हम कांस्टेंट रख दें, एस इज कांस्टेंट, तो जो ये टीडीएस वाला मीन्स डीएस 0 हो जाएगा मीन्स ये टीडीएस वाला पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा 0। तो आपको क्या मिल जाएगा डी इक्वल माइनस पी डीवी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। तो और फर्दर आप इसे क्या लिख सकते हैं पी इक्वल माइनस डेल ई, क्योंकि हम जब दो वेरिएबल की बात करते हैं तो डेल ई ओवर डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कांस्टेंट। तो ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन है, आप इसे देख लेंगे और इसकी पूरी लेक्चर थ्योरी जो इससे रिलेटेड थ्योरी है हमने अपने लेक्चर में कंप्लीट कराया हुआ है। सारा का एक्सप्लेनेशन है। चारों थर्मोडायनामिक्स मींस थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल्स है, उनके शॉर्ट ट्रिक्स है याद करने के। और सॉरी यहाँ पर हिंदी में नहीं हो पाया, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। सिंपल है, वो पूछ रहे कि जो थर्मोडायनामिक प्रेशर होगा यहाँ जो नीचे दिया गया है, तो कौन सा है आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। सिंपल सी हिंदी है इसकी। 28 में आपसे क्या पूछा गया है, 28 में आपसे पूछा गया है कि द फेज स्पेस डायग्राम ऑफ अ लिनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ मास m एंड टोटल एनर्जी E विल बी। तो जो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो इक्वेशन होता है वो पता होना चाहिए। अब उस इक्वेशन से हम इक्वेट करके बता सकते हैं कि कौन सा मीन्स वो जो इक्वेशन होता है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वो किस टाइप का होता है। तो जो आपका लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का इक्वेशन होता है कुछ इस तरह से होता है पी स्क्वायर एक्स ये होता है पी स्क्वायर एक्स ओवर 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल ई। इसको फर्दर और लिखना चाहेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं पी स्क्वायर एक्स ओवर 2m ई प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2e अपान m ओमेगा स्क्वायर इक्वल 1। तो ये जो है इक्वेशन मीन्स इसे इक्वेट करके हमने इस तरह से बनाया तो कुछ एलिप्स की तरह आपको दिख रहा होगा। ओके, तो जो हमारा एलिप्स होता है वो इस तरह से होता है। ये क्या हो जाएगा मीन्स वहां पर एक्स एंड वाई होता है, तो यहाँ पर आपका जो एक्स पोजीशन दिया हुआ है ये एक्स
px हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सेमी माइनर एक्सिस है, मीन्स यहाँ पर जो a है आपको दिया गया है 2m और जो आपका b है वो क्या है अंडर रूट 2e ओवर m ओमेगा स्क्वायर। तो ये इलिप्स की तरह दिख रहा है, तो सीधे सीधे पता है कि जो एलिप्स विथ सेमी माइनर एक्सिस ऑफ लेंथ तो एम हो जाएगा। जो ऑप्शन ए होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये करेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या पता होना चाहिए, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का इक्वेशन पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ एलिप्स की तरह होता है, तो उसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि जो इक्वेशन आएगा एलिप्स होगा और सेमी माइनर एक्सिस की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 2 होगी। ठीक है, सर्किल होगा नहीं, पैराबोला होगी, स्ट्रेट लाइन होगा नहीं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, मीन्स ये आपका मीन्स दैट आपसे को पता होना चाहिए कि एक विमीय दोलित्र का कला आकाश आरेख का इक्वेशन कैसा होता है। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि द ensemble ऑफ सिस्टम इन विच एवरी सिस्टम हैज इक्वल एनर्जी एंड हुज ऑल क्वांटम स्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल इज कॉल्ड। तो जो इसके लिए आपका ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइक्रो कैनोनिकल इंसिम्बल। क्योंकि माइक्रो कैनोनिकल इंसिम्बल में ही क्या होती है, जो मीन्स एवरी सिस्टम के लिए जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है। इसके बाद जितने भी क्वांटम स्टेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वली प्रोबेबल होते हैं। तो और इसमें जो डिफाइन करता है माइक्रो कैनोनिकल इन सिंबल को क्या होता है, NBE मीन्स नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे उनका वॉल्यूम होगा और जो एनर्जी होगी वो क्या होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, मीन्स इक्वली प्रोबेबल होंगे और कांस्टेंट होंगे और डिफाइन करते हैं माइक्रो कैनोनिकल इन सिंबल को। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और यहाँ पर मैंने हिंदी में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसी तरह से 30 क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है। यहाँ तक आपके जो थे MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के जो 2 एग्जाम हुए हैं 2017 एंड 2022 के लिए, उसके क्वेश्चन ओवर होते हैं। अब शुरू हो जाते हैं जो MP सेट में क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड, उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन है एमपी से 2017 के लिए कि आपको क्या कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 227 डिग्री सेल्सियस एंड 15 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए अगर आपसे पूछा जा रहा है कार्नोट इंजन मीन्स की एफिशिएंसी क्या होगी, जो इतने टेम्परेचर के बीच में क्या करता है, वर्क करता है, मीन्स वर्क कर रहा है। तो आपको तो पहले कार्नोट इंजन का नाम सुनते ही उसका जो ब्लूप्रिंट है वो याद होना चाहिए कि जो उसका सिमेट्रिक डायग्राम है वो कैसा होता है। ये आपका इंजन होता है और ये आपका क्या होता है, सोर्स होता है और ये आपका सिंक होता है। सोर्स होता है लाइक T1 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और जो सिंक होता है हमारा T2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, लाइक सोर्स आप लिख लेंगे और ये हो जाएगा आपका क्या, सिंक। और ये होता है आपका इंजन। आप इसे पूरा लिख लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि T1 से हम हीट लेते हैं और इस इंजन को देते हैं। तो ये इंजन क्या करता है कि कुछ तो
वर्क करने में खर्च करता है और उसके जो कुछ हीट बचते हैं वो कहाँ चला जाता है, सिंक में। मीन्स दैट कि इसे हम क्या बोल लेंगे, कभी-कभी इसको हॉट बोलते हैं और इसको कोल्ड बोलते हैं, तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए। और जो T1 होता है, हमेशा क्या होता है, T2 से बड़ा होता है क्योंकि ये सोर्स है। और जो सोर्स होता है वो सी की तरह होता है, समंदर की तरह होता है। हम जितना चाहें उतना उससे एनर्जी ले सकते हैं, या टेम्परेचर इन द फॉर्म लाइक मीन्स दैट एनर्जी। तो जो एफिशिएंसी होती है कार्नोट इंजन के लिए वो क्या होती है, 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो ये डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो डिग्री सेल्सियस को आप किस में चेंज कर लेंगे, केल्विन में। तो आपको पता होगा डिग्री सेल्सियस में अगर है तो केल्विन में चेंज करने के लिए हम 273 ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो T1 होगा वो बड़ा होगा, तो T1 आप हमारा क्या हो जाएगा, 227 प्लस 273। जब इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 500 केल्विन। ठीक है, हमने डिग्री सेल्सियस में किस में कन्वर्ट कर लिया, केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हो जाएगा T1। इसी तरह से T2 को भी आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो T2 आपका क्या हो जाएगा, 15 प्लस 273। तो जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 288 केल्विन। ठीक है, तो T1 की वैल्यू आपको केल्विन में मिल गई और T2 की वैल्यू आपको केल्विन में मिल गई। तो यहाँ पर आप इसको पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस T2 आपका कितना है, 288 अपॉन 500। इसको सॉल्व करेंगे आप, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। तो जो ईटा आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं यहाँ पर हम। ये आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 500 माइनस 288 अपॉन 500। तो 500 में से माइनस 288 करेंगे आप तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 212 ओवर 500। ओके, देखिए ये केल्विन में था तो ये केल्विन में रहेगा और ये केल्विन में रहेगा। ठीक है, अब रेशियो ले रहे हैं तो ये कट जाएगा। तो ईटा आपका क्या आ जाएगा, जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो आएगा 0.424। क्योंकि जो एफिशिएंसी होती है वो परसेंटेज में होती है, तो आप इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 424%। तो इस तरह से आपको कार्नोट इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो कार्नोट इंजन की थ्योरी पता होना चाहिए। इसके बाद ये पता होना चाहिए कि T1 एंड T2 क्या रिप्रेजेंट करता है। कभी-कभी इसको कभी हॉट एंड कोल्ड बोल दिया जाता है, सिंक सोर्स नाम भी दिया जाता है। और ये आपको पता होना चाहिए कि जो T1 है वो हमेशा ग्रेटर देन T2 होता है कार्नोट इंजन के लिए। तो जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर दोनों है इंग्लिश एंड हिंदी वर्ड, इसलिए दो दो यहाँ पर ऑप्शन दिया है आंसर का। तो इस तरह से कर्नाट इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो आई होप आप कर लेंगे। 31 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड
decreases with increases of temperature, increases with increases of pressure, no change with pressure, first increases then decreases। देखिए जो बॉयलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट है ये क्लासियस क्लैपेरन इक्वेशन से आता है। तो जब क्लासियस क्लैपेरन इक्वेशन आप पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ओके, मीन्स प्रेशर इंक्रीज करने से जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो इसका भी पूरा लेक्चर है, सारी चीजें वहां पर डिस्कस्ड है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एंट्रोपी ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द सब्सटेंस अंडरगोज। तो जो किसी एक पदार्थ की एंट्रोपी यदि स्थिर है तो इसका मतलब पदार्थ में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा। तो देखिए जो एंट्रोपी होती है वो जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है मीन्स चेंज होता है उसमें क्या होती है, ये कांस्टेंट होती है और ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होती है एडियाबेटिक चेंज में। तो जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो आपका एडियाबेटिक लाइक आप पढ़े होंगे प्रोसेस जितने भी होते हैं, तो एडियाबेटिक जो प्रोसेस होता है वहां पर हीट का जो है ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, मीन्स दैट कि वहां पर हीट कांस्टेंट रहता है। तो जब हीट का मीन्स लाइक एनर्जी का हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो वहां पर जो भी आपके पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होंगे वो कांस्टेंट बने रहेंगे, मीन्स एक रैंडम कंडीशन में होंगे। तो जो वहां पर एंट्रोपी होगी वो भी आपकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्योंकि अगर एंट्रोपी ज्यादा चाहिए तो आपको ज्यादा क्या चाहिए, डिसऑर्डरनेस चाहिए। जो भी आपके पास क्रिस्टल है या कोई सिस्टम है तो उनके पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा रैंडमनेस होनी चाहिए। जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ही ज्यादा उसकी एंट्रोपी होगी। तो यहाँ पर तो हीट ही कांस्टेंट रहता है एडियाबेटिक में, तो यहाँ पर क्या आपका ऑप्शन हो जाएगा, बी इज अ करेक्ट आंसर। इसी तरह से आपसे पूछा गया है 33 क्वेश्चन में कि if the number density of a free electron gas in 3 dimension is increased 8 times, its Fermi temperature will be। तो आपसे पूछा गया है कि अगर जो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस की जो नंबर डेंसिटी है किसी फ्री इलेक्ट्रॉन गैस के लिए और वो 3 डायमेंशन में है और उसको क्या किया जाता है, 8 टाइम्स इंक्रीज किया जाता है, तो जो फर्मी टेम्परेचर होगा वो आपको क्या मिलेगा। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन आपका क्या है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, Del W be the work done in quasi-static reversible thermodynamics process. Which of the following statements about del W is correct? तो रिवर्सिबल थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस के लिए पूछा गया है
जो क्वासी स्टैटिक के लिए यहाँ पर ऑप्शन कौन-सा करेक्ट होगा? तो जो ये ऑप्शन बी है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही और ये पूरे आपके 55 क्वेश्चन हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं, हम उसे करेंगे। तो हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम 2022 एंड 2024 में जो सेट का एग्ज़ाम हुआ है, उसके सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू।